नमस्कार दोस्तों, आज ये पहली क्लास है वास्तविक रूप से। इसके पहले 2 क्लासेस हैं जो चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो हैं इंट्रो क्लासेस। आप उन्हें देखिए, समझिए और जो चीज़ें समझ में ना आए मुझसे उसके बारे में पूछिए। तो आज की हमारी पहली क्लास है समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के बारे में। पहले हम जान लेते हैं समाजशास्त्र है क्या। ठीक है, तो समाजशास्त्र जो होता है वो सामाजिक संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक संबंध वो होते हैं जिनको मान्यता प्राप्त होती है, जो मानदंड के अनुरूप होते हैं, सामाजिक मानदंड उनके जो अनुरूप होते हैं उनको सामाजिक संबंध कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं समाजशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए क्या है कि मानव ना एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कैसे है? वो इस वजह से है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज की मान्यताओं को मानते हैं, समाज के मानदंड होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, जो मूल्य होते हैं उनको हम मानते हैं। तो इस वजह से हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ऐसा समाज जिसका निर्माण मनुष्य करता है, ऐसा समाज किसी और प्रजाति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस समाज के बारे में जिसमें मनुष्य निवास करता है, जिसमें वो अधिवास करता है, उसको वो जाहिर सी बात है जानना चाहता है, समझना चाहता है कि किस तरीके से समाज हमारा काम करता है, किस तरीके से समाज हमारा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास ही समाजशास्त्र है। हालांकि ये और विज्ञानों से नया विज्ञान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि और विज्ञानों का विकास पहले हो गया था, समाजशास्त्र का बाद में हुआ। ठीक है, एक अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्ट ने किया। ठीक है, उनकी पहली जो बुक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, उनकी प्रमुख कृति है पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1838 में किया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बताया। उन्होंने उनके हिसाब से समाजशास्त्र में जितनी बुराइयां हैं उनका कारण है समाज के बारे में सही ज्ञान का ना होना। ठीक है, वो कहते थे कि समाजशास्त्र का विकास तभी हो सकता है जब समाज के बारे में वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाए, उस प्राकृतिक नियम को चले जिससे विज्ञान चलते हैं, वैसे उसी नियम के अनुसार सामाजिक विज्ञान भी चले। ऑगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले इसका नाम, समाजशास्त्र का नाम सोशियोलॉजी नहीं रखा था। क्या रखा था? उन्होंने रखा था सोशल फिजिक्स। ठीक है, क्या रखा था? सोशल फिजिक्स। फिर लेकिन उन्होंने बाद में इसका नाम सोशियोलॉजी रखा। ठीक है, सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का शास्त्र। ये जो सोशियोलॉजी है ये दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक है लैटिन की भाषा सोशियस, जस्ट सेकेंड, एक है लैटिन की भाषा सोशियस, दूसरा है लोगस। ठीक है, तो इनके मिश्रण से बना है। तो सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो समाज का विज्ञान इसका शाब्दिक अर्थ है। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि गिंडस ने समाजशास्त्र के बारे में लिखा है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है ना। और उसके बाद वार्ड, ओडम तथा समनर जैसे विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर उनका अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये कुछ थिंकर हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में अपनी परिभाषा दी है। ठीक है, अगर विभिन्न विद्वानों के जो भी परिभाषा हैं, अगर उनको हम मिलाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। विभिन्न सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के संबंध हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र के विकास की अवस्था क्या है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न मत दिए हैं इसमें, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण मत है वो है बोटोमोर के। तो बोटोमोर ने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये अवस्था है, टाइपिंग एरर है। तो उन्होंने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है
प्लेटो की, यानी प्लेटो का जो समय काल था उसको हम पहली अवस्था मान सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने नगरीय समुदाय के बारे में बताया था, उसका विश्लेषण किया था। ये प्लेटो की दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है यह बुक, उन्होंने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से बुक लिखी है। ठीक है। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार जो होता है उस समाज की उपज होता है, जिसमें वह जन्म लेता है, जिसमें वह पलता है। उनके अनुसार व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसा उसे समाज द्वारा सिखाया जाता है। समाज द्वारा दिया गया जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की क्षमता जन्म से अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से अलग अलग होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए, कार्य विशेषीकरण को भी ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेटो का टाइम था। हालांकि यहाँ पर सामाजिक संस्करण थोड़ा बहुत पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। और इसके बाद आते हैं इसी काल में इनके शिष्य अरस्तु, जिन्होंने एथिक्स और पॉलिटिक्स नाम की 2 किताबें लिखी। ठीक है। जिसमें उन्होंने कानून, समाज तथा राज्य का व्यवस्थित अध्ययन किया और बताया कि सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य को कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अरस्तु ने कहा कि जो मानव, ये देखिए, जो मानव दूसरे से मिलजुल के नहीं रह सकता वो या तो मनुष्यता के निम्न स्तर यानी पशु पर है या उच्च स्तर यानी भगवान है। उन्होंने ये कहा था समाज मनुष्य के बारे में कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है। उससे मिलजुल कर हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहिए। प्लेटो और अरस्तु के विचार में बहुत असमानताएं हैं, लेकिन उन असमानताओं को जानना हमारे लिए कारगर नहीं है। कारगर तो होगा बट लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा वो नहीं है, तो हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस रहना चाहिए जो हमें सिलेबस से जोड़े रखें। ठीक है। फिर आती है दूसरी अवस्था। पहली अवस्था चली थी 13वीं शताब्दी तक। ठीक है। फिर आती है दूसरी अवस्था जो लगभग चली 45वीं शताब्दी तक, है ना। तो इसमें क्या था कि इसमें धीरे धीरे लोग तार्किक होने लगे, धीरे धीरे लोग, मतलब इससे पहले जो सुप्त अवस्था में थे ना, अब वो धीरे धीरे लोग तार्किक होने लगे। उन्होंने थोड़ा बहुत कार्य कारण संबंध पर ध्यान दिया, है ना। उन्होंने थोड़ा बहुत चर्च से क्वेश्चन पूछना चालू किया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि भगवान से मिलने के लिए हमें ये करना पड़ेगा तो क्या ज़रूरी है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछने लगे। ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखा जाए कि कौन कौन से थिंकर थे या कौन कौन से चिंतक थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, तो वे थे मैकियावेली, यहाँ पे हैं, जिन्होंने द प्रिंस लिखी थी। ठीक है। द प्रिंस में क्या था कि राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के सिद्धांतों को बताया इन्होंने, है ना। सर थॉमस मोर थे, उन्होंने यूटोपिया लिखा जिसमें एक आदर्श समाज की रचना के बारे में बताया। फिर मंटेस्क्यू, ये मंटेस्क्यू हैं, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी। ठीक है। तो इस तरीके के जो थिंकर थे इस ज़माने में हुआ करते थे। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था थी पुनर्जागरण काल की। अब आपने पुनर्जागरण काल विश्व इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे एकदम से व्यक्ति अपने तार्किक स्तर पर आ गया। धीरे धीरे उन्होंने धर्म गुरुओं, पादरियों से क्वेश्चन करना एकदम तीखे कर चालू कर दिए कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा है क्यों है, इसका कोई प्रमाण दीजिए। मतलब सारे काम जो थे वो प्रमाण आधारित हो गए। ठीक है। और जो सही भी है ना। इस टाइम पे ना एक थे जेटालिन एक चिंतक थे, आप उनके बारे में पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। इन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति का 2 कारण या 2 विचारधाराओं को बताया। पहली विचारधारा थी प्रगति की विचारधारा, जिसका जन्म 48वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरी विचारधारा थी व्यवस्था की विचारधारा, जिसका जन्म 49वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में हुआ था। जो प्रगति की विचारधारा थी, इस विचारधारा के अनुसार समाज प्रकृति का एक अंग है, अतः प्राकृतिक नियम समाज पर लागू होते हैं।
है ना। सामाजिक वैज्ञानिकों को उन नियमों को खोजना चाहिए जो समाज को संचालित एवं परिवर्तित करते हैं। ये प्रगति की विचारधारा थी। व्यवस्था की विचारधारा में क्या था, चूँकि औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में संक्रमण का दौर शुरू हो चुका था। पुराने नियम, मूल्य और विचारों के स्थान पर नए सामाजिक नियम तथा कानून बनने लगे थे। इसलिए इस प्रकार से समाज पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुका था। ऐसे में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जिस व्यवस्था की विचारधारा की बात करते थे वो थी व्यवस्था की विचारधारा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट इन दोनों ही विचारधाराओं से प्रभावित थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तीसरी अवस्था है पुनर्जागरण काल से लेकर औद्योगिक क्रांति तक, यानी 1748 तक लगभग थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। उसके बाद चौथी अवस्था है जिसमें मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, मर्टन, ये सब लोग आते हैं। ये हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा संक्षिप्त परिचय। अब हम आते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ इस तरीके से। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में प्रोफेसर ब्रजेंद्र सील ने अध्यापन प्रारंभ किया समाजशास्त्र का। उसके बाद इसका अध्यापन बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में 1924 में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। बहुत सारे इसमें भी थिंकर हैं, जैसे कि एम श्रीनिवासन है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सबका नाम ले लेंगे तो आपके मन में बहुत सारी प्रश्न उठने लगेंगे कि ये कौन है, क्यों है, इनका क्या विचार है। तो हम ये चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। अभी से आप उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग इधर उधर ना करें। ठीक है, तो ये सारे लोग थे। और आज मेरी पहली क्लास यहीं पर ख़त्म होगी और दूसरी क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप इसको रिवाइज करिए लगातार। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, लेकिन इसमें जो टाइपिंग एरर है उसे आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, और जो कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में कल से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।